73वें संवैधानिक संशोधन से एक अधिनियम बना था जिसको पंचायती राज बोलते हैं। इसमें संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा गया और अनुसूची 11वीं जोड़ी गई। इसमें पंचायतों का जिक्र अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक जिक्र किया गया। 243 ओ तक इसका जिक्र किया गया। इसमें पंचायतों को राज्य सूची से 29 विषय सौंपे गए, जिसका जिक्र अनुच्छेद 243 जी में किया गया है। संविधान के भाग 4 में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का जिक्र किया गया है, जो कि अनुच्छेद 36 से शुरू होकर अनुच्छेद 51 तक दिए गए हैं। उसका एक अनुच्छेद 40 है, जो कहता है ग्राम पंचायतों को गठित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा और उन्हें उन आवश्यक शक्तियों और अधिकारों से विभूषित करेगा जिससे कि वे स्वशासन की इकाई की तरह कार्य करने में सक्षम हो। यह अनुच्छेद राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का एक हिस्सा है। तो अनुच्छेद 40 में, जो कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का एक अनुच्छेद है, उसमें कहा गया है कि राज्य के द्वारा पंचायतों का गठन किया जाएगा, जो कि स्थानीय स्वशासन की एक इकाई होगी। स्थानीय स्वशासन का मतलब यह है कि पंचायतों के लेवल की एक इकाई होगी और पंचायतों के जो लोग हैं उनकी समस्याओं का समाधान उसी लेवल पे हो जाएगा, चाहे वह विकासात्मक कार्य है चाहे बाकी उनके कार्य हैं। उनकी जरूरतें और उनके विकासात्मक कार्य उसी लेवल पे पूरे हो जाएंगे। ये अनुच्छेद 40 में कहा गया था, क्योंकि आपको पता है कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत केवल राज्यों को निर्देश दिए गए हैं एंड इट इज नॉट बाइंडिंग अपॉन द स्टेट्स। ये राज्यों के ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है कि उनको इसका प्रावधान करना ही करना है। तो विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, समय बीतने के साथ ये लगा भारतीय राज्य को कि अब हम पंचायतों का गठन कर सकते हैं। तो 1992 में 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसका प्रावधान किया गया था, क्योंकि राज्य को लगा कि हमारे पास संसाधन अब आ चुके हैं तो हम इसका प्रावधान कर सकते हैं। तो राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत जो दिए गए हैं, जो निर्देश दिए गए हैं, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे निर्देश अभी लागू कर दिए गए हैं भारत में। बहुत से जो ऐसे प्रावधान है वो लागू नहीं हो पाए हैं, परंतु राज्य के पास जैसे जैसे संसाधन आते हैं राज्य उसका प्रावधान करने की कोशिश भी करता है। उन्हीं में से एक अनुच्छेद था अनुच्छेद 40। तो इस अनुच्छेद 40 की मूल भावना को जमीन पे उतारने का काम 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा किया गया। इस अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को एक संवैधानिक दर्जा दिया और इसे संविधान के अंतर्गत बाद योग्य हिस्से के अधीन लाया। तो 3 प्रकार की बॉडीज होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जिसको संवैधानिक निकाय बोलते हैं। संवैधानिक निकाय का मतलब ये है कि ऐसी बॉडीज, ऐसे निकाय जिसका जिक्र संविधान में किया गया है उनको संवैधानिक निकाय बोलते हैं। जैसे वित्त आयोग है तो ये एक संवैधानिक निकाय है, क्योंकि अनुच्छेद 280 में इसका जिक्र किया गया है। जैसे केंद्रीय चुनाव आयोग है तो ये एक संवैधानिक निकाय है, क्योंकि इसका जिक्र संविधान में अनुच्छेद 324 के तहत किया गया है। जिसका जिक्र संविधान में होता है उसको संवैधानिक निकाय बोलते हैं। ये जो निकाय होते हैं इनको अपनी शक्तियां और अपने कार्य संविधान से ही मिलते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी 2 प्रकार की होती है, संवैधानिक निकाय भी 2 प्रकार के होते हैं। एक ऐसे निकाय जो संविधान के बनने के समय ही बना लिए गए, संविधान में ही जोड़ दिया गया था। जब संविधान निर्माता आपस में बातचीत करके 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगाकर संविधान बना रहे थे। 9 दिसंबर 1946 से संविधान को बनाने की डिस्कशन शुरू होती है और 26 नवंबर 1949 तक संविधान को अडॉप्ट कर लिया जाता है। तो इतने समय तक चर्चा करके जो संविधान बनाया गया उसमें जो निकाय शामिल किए गए थे उनको क्या बोला जाता है? संवैधानिक निकाय। परंतु उसी के साथ मान लीजिए कि समय बीतने के साथ जरूरत यह महसूस हुई कि संवैधानिक संशोधन करके एक नया निकाय बनाया जाएगा जिसका जिक्र संविधान में भी किया जाएगा, तो संशोधन करके भी संवैधानिक निकाय बनाए जा सकते। तो यही बात लागू होती है 73वें संवैधानिक संशोधन के ऊपर कि 73वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 9 अनुसूची 11वीं। तो इसका जिक्र किसमें किया गया? संविधान में किया गया, तो इसलिए इसको संवैधानिक निकाय बोला जाता है। इन निकायों को ना तो खत्म किया जा सकता है और ना ही बदला जा सकता है बिना संवैधानिक संशोधन के। यानी कि अगर इनको बदलना है या खत्म करना है तो संवैधानिक संशोधन करना पड़ेगा। और ये फ्री होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, सरकार से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं और अपने कार्य इंडिपेंडेंट होकर करते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पे, वो क्या क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अनुच्छेद 324, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी जिसको बोलते हैं अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग जिसको बोलते हैं आर्टिकल 148 टू आर्टिकल
151। फिनांस कमीशन वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में इसका जिक्र किया गया है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अनुच्छेद 76 में। इसी प्रकार से पंचायती राज का जिक्र भी किया गया है। तो पंचायती राज को भी हम संवैधानिक निकाय बोल सकते हैं, क्योंकि संविधान में संशोधन करके एक निकाय बनाया गया और संविधान में ही उसका जिक्र किया गया। क्या हम एक पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बोल सकते हैं? अगर हम बोल सकते हैं तो क्यों बोल सकते? उसके कुछ लॉजिक दिए हैं। इसमें लिखा है यस हम बोल सकते हैं, क्योंकि 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा भाग 9 संविधान में जोड़ा गया। अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक इसका जिक्र किया गया है। स्पेसिफिकली डीलिंग विद पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, पंचायती राज संस्थाओं का वर्णन इसमें किया गया है। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके बाद आती है स्टैट्यूटरी बॉडीज। स्टैट्यूटरी बॉडीज को वैधानिक निकाय बोलते हैं। वैधानिक निकाय का मतलब है कि विधान पालिका के द्वारा जो एक्ट पारित किए जाते हैं उसको वैधानिक निकाय बोलते हैं। जैसे हमारी संसद किसी निकाय का निर्माण कर देती है तो उसको हम क्या बोलेंगे? वैधानिक निकाय। कि विधान बनाकर, कानून बनाकर एक निकाय हमारी संसद के द्वारा किया गया। जैसे कि हमने संवैधानिक निकाय के संबंध में देखा कि एक अलग से एक आर्टिकल दिया गया, भाग में शामिल किया गया, अनुसूची दी गई, तो उसका जिक्र तो किताब में कर दिया गया संविधान की, परंतु जो वैधानिक निकाय है इट इज नॉट फाउंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका केवल एक कानून बना दिया जाता है जिसका जिक्र संविधान में नहीं होता। ये बनाए जाते हैं संसद के अधिनियम के द्वारा और राज्य की विधान पालिकाओं के द्वारा। इनको बनाया जाता है किसी पर्टिकुलर काम को परफॉर्म करने के लिए, कि किसी एक विशेष काम को परफॉर्म करने के लिए इनको बनाया जाता है। इनको बदला भी जा सकता है और चेंज भी किया जा सकता है, हटाया भी जा सकता है। इसके कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इस्टेब्लिश्ड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 टू सेफगार्ड ह्यूमन राइट। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसको भी एक विधान के द्वारा ही बनाया गया। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, इसको भी वैधानिक निकाय बोलेंगे। सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो सेबी एक्ट 1992 के तहत ये बनाई गई थी, जिसमें सिक्योरिटीज मार्केट, जो शेयर मार्केट है, उसको रेगुलेट करने का काम सेबी के द्वारा किया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको भी स्टैट्यूटरी बॉडी हम बोलेंगे। तो पहली का जिक्र संविधान में, दूसरी केवल विधान में, उसका जिक्र संविधान में नहीं होगा। तीसरे प्रकार की आती है नॉन स्टैट्यूटरी, गैर वैधानिक। इसका मतलब ये होता है कि इसका जिक्र ना तो संविधान में होगा और ना ही इसका जिक्र विधान में होगा। इसका निर्माण केवल कार्यपालिका कर सकती है। कार्यपालिका में आते हैं प्राइम मिनिस्टर और उसके मंत्री। कार्यकारी आदेश के द्वारा इसको बनाया जाता है। तो गवर्नमेंट अपनी मर्जी से कभी भी इसको बना सकती है और कभी भी इसको परिवर्तित कर सकती है। नॉन स्टैट्यूटरी कुछ बॉडीज हैं, विचार नीति आयोग। नीति आयोग बनने से पहले प्लानिंग कमीशन कहलाता था, योजना आयोग कहलाता था। आज के टाइम में उसको नीति आयोग बोलता है। 2015 में से ये नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये भी सरकार के द्वारा ही बनाई गई नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी बोलेंगे, गैर वैधानिक बोलेंगे। जोनल काउंसिल्स होगी। सीबीआई जो है, इसको भी हम नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी बोलेंगे कि ये सरकार के द्वारा बनाई गई है, कानून बना के नहीं, सरकार ने आदेश निकाला। जैसे हमारे राज्य के मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने मंत्रियों के साथ मीटिंग करने के बाद बोला कि मैंने ये निकाय बना दिया। इसको क्या बोलेंगे? नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, गैर वैधानिक। वैधानिक कौन सी होगी? कि सुक्खू जी ने अपने मंत्रियों से डिस्कस किया, फिर उसके लिए एक कानून वह राज्य की विधान पालिका के अंदर लेके आए, फिर वहां पे डिस्कशन हुई, वहां पे वोटिंग हुई, फिर वो पारित हुआ, फिर गवर्नर के साइन हुए, उसको वैधानिक बोलेंगे। जो सेंटर के लेवल पे आप ये कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अपने मंत्रियों के साथ मिलकर जब कोई बॉडी बना दी जाती है, उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन स्टैट्यूटरी। और जब मंत्रियों के साथ मिलकर संसद के अंदर बिल प्रस्तुत करने के बाद अंत में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं, उसको हम बोलते हैं वैधानिक निकाय। और जब संसद के अंदर कोई चीज पारित हुई है, जब संविधान में ऑलरेडी कोई है और पारित होने के बाद संविधान में भी उसका जिक्र किया जाता है, उसको संवैधानिक निकाय हम बोलते हैं। तो पंचायती राज संस्थाएं एक संवैधानिक निकाय है। राज्य के स्तर पे कोई भी संस्था किसी राज्य की सरकार के द्वारा संवैधानिक नहीं बनाई जा सकती। क्यों नहीं बनाई जा सकती? क्योंकि राज्य का अपना संविधान ही नहीं है। देश का संविधान तो एक ही है और उसको परिवर्तित कैसे किया जा सकता है? संसद के द्वारा ही किया जा सकता है। तो संविधान में इसका जिक्र किया गया और अब ये कंपलसरी बना दिया गया राज्य सरकारों के लिए कि पूरे देश में सभी राज्य की सरकारों के द्वारा इसको लागू किया जाएगा। कुछ इसके बेसिक फंडामेंटल्स बता दिए गए, कुछ बेसिक प्रावधान, कुछ मूल प्रावधान बता दिए गए कि किसी भी राज्य में यदि इसका जिक्र किया जाएगा तो ये वाले रूल्स फॉलो किए जाएंगे। जैसे त्रिस्तरीय की व्यवस्था करी गई, सभी राज्यों के द्वारा इसी को फॉलो किया जाएगा। कार्यकाल कितना होगा, राज्यों के द्वारा ही फॉलो किया जाएगा। हर राज्य के लिए जरूरी होगा कि वह अपने राज्य के अंदर राज्य वित्त आयोग की स्थापना करे। हर राज्य के लिए एक ये कंपल्सन होगी कि वह राज्य चुनाव आयोग का भी गठन करे जो पंचायतों के चुनाव करवाएगा।
तो ये कुछ मूल प्रावधान इसी संशोधन में बता दिए गए और सभी राज्यों के द्वारा इसको फॉलो किया। पंचायती राज पद्धति को अपनाने के लिए राज्य सरकारें संवैधानिक रूप से बाध्य हैं। परिणाम स्वरूप पंचायत का गठन और नियमित अंतराल पर चुनाव राज्य सरकार की इच्छा पर निर्भर नहीं है, क्योंकि 1992 से पहले 73वें संवैधानिक संशोधन से पहले ऐसा नहीं था कि पंचायतों का गठन विभिन्न राज्यों में नहीं था इसका गठन, परंतु ये राज्यों की इच्छा के ऊपर निर्भर था कि वो कर भी सकते थे और नहीं भी कर सकते थे। उसकी संरचना के रूप में भी के संबंध में भी सभी में मतभेद था, परंतु जब पंचायती राज संवैधानिक संशोधन के माध्यम से आ गया 1992 में, तो अब ये राज्यों के लिए जरूरी कर दिया गया कि वह पंचायती राज संस्थाओं का गठन करेंगे और उसके चुनाव समय पे करवाएंगे। अब उनकी इच्छा के ऊपर निर्भर नहीं है, अब उनको करना ही पड़ेगा। इस अधिनियम के उपबंधों को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है, अनिवार्य और स्वैच्छिक। इसमें कुछ प्रावधान ऐसे कर दिए गए कि जो अनिवार्य है किसी भी राज्य के लिए कि ये राज्य को करना ही है, और कुछ उपबंध राज्यों को बोला कि आप अपनी मर्जी से कर सकते। यह अधिनियम देश में जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में बदलता है। यह देश में लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर तैयार करने की एक क्रांतिकारी संकल्पना है। अच्छा, लोकतंत्र लोगों का, लोगों द्वारा, लोगों के लिए सरकार है, कह देना एक बड़ी सिंपल बात है, परंतु रियलिटी में क्या वह लोगों का ही शासन है? तो उसके लिए अल्टीमेटली लोग जो बात कर रहे हैं, क्या वो मानी भी जा रही है या नहीं मानी जा रही? लोग अपना विकास खुद करेंगे, क्या लोगों की बात सुनी भी जा रही है या नहीं सुनी जा रही है? तो पंचायती राज आने से पहले लोगों की बातें बड़ी मुश्किल से अगर पहुंचती भी थी तो 1-2 आवाजें ही ऊपर तक पहुंच पाती थी। अब ये पंचायती राज संस्थाओं का जब प्रावधान कर दिया गया तो इजीली वह अपने प्रतिनिधियों के पास पहुंचकर विकास के कार्यक्रम चला सकते हैं। इसको प्रत्यक्ष लोकतंत्र भी कहा जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्यों कहेंगे? क्योंकि ग्राम सभा के अंदर प्रत्येक व्यक्ति जब 18 वर्ष का पूरा हो जाता है, वहां पर इकट्ठा होकर डिस्कशन करने के बाद प्रधान और मेंबर्स को अपने सुझाव रख सकता है कि आप इस तरीके से हमारे लिए प्रावधान कीजिए। तो फिर प्रधान और उन चुने हुए नुमाइंदों को वो करना पड़ता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में हम यही तो समझते हैं कि लोग एक जगह पे इकट्ठे होकर अपने लिए कानून और नीतियों का निर्माण करते हैं। तो ग्राम सभा के लोग नीतियों का निर्माण करते तो हैं, परंतु वास्तविक सच्चाई यह है कि ग्राम सभा के लोग ग्राम सभा में पहुंचते ही नहीं है। वहां पे आपको प्रधान ही देखने को मिलेगा या मेंबर देखने को मिलेंगे। फिर हम बोलते हैं कि प्रधान अपनी मर्जी कर रहा है या मेंबर अपनी मर्जी कर रहा है, तो वो अपनी मर्जी ही करेंगे जब ग्राम सभा के लोग वहां पहुंचेंगे ही नहीं। तो इसने जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को विकसित किया है कि लोग सच में ही अब लोकतंत्र के मायनों को समझ रहे हैं कि केवल हमने सरकार को चुन दिया उतने से नहीं चलेगा, बल्कि हमने सरकार को चुनने के साथ ही हम अपने लिए नीतियां भी बना रहे हैं, कार्यक्रम भी बना रहे हैं। तो इसको हम जमीनी स्तर का लोकतंत्र कहते हैं। ग्रास रूट डेमोक्रेसी और भागीदारी लोकतंत्र भी कहा जाता है। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, जिसका मतलब है कि लोग पार्टिसिपेट करके, चाहे वो चुनाव है उसमें लोग खुद पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे विकास के कार्यक्रम है उसमें लोग खुद पार्टिसिपेट करते हैं, इनफैक्ट जो ग्रांट्स आती है उसमें लोग खुद काम करके अपने ही डेवलपमेंट के कार्य कर रहे हैं। तो इसको हम पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी कहते हैं कि लोग अपनी भागीदारी के तहत इस लोकतंत्र में पार्टिसिपेशन करते हैं। आगे कुछ इसकी विशेषताएं बताई गई हैं। जैसे ग्राम सभा के बारे में मैं तो आपको बता ही चुका हूँ। यह अधिनियम पंचायती राज के ग्राम सभा का प्रावधान करता है। इस अधिनियम में ग्राम सभा का जिक्र किया गया है। अब ये ग्राम सभा में कौन लोग होते हैं? जो किसी ग्राम पंचायत के अंदर पंजीकृत निर्वाचक होते हैं, रजिस्टर्ड वोटर्स होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? ग्राम सभा के सदस्य। जो 18 साल की आयु पूरी कर गए हैं, जिनका नाम मतदाता सूची में है, उसको हम ग्राम सभा के मेंबर्स बोलते हैं। अतः यह पंचायत क्षेत्र में पंजीकृत मतदाताओं की एक ग्राम स्तरीय सभा है। यह उन शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसे कार्य निष्पादित कर सकती है जो राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए गए हैं। तो राज्य के विधानमंडल के द्वारा जो कार्य निर्धारित किए जाते हैं, जब पर्टिकुलरली आप बात कह सकते हैं कि जो 29 विषय पंचायतों को सौंपे गए हैं, उनके ऊपर ये लोग डिस्कस करके अपने लिए नीतियां बना सकते। त्रिस्तरीय प्रणाली भी इसको कहा गया। इसके बारे में मैं कल भी आपको बता चुका था। वही जो बलवंत राय मेहता समिति में त्रिस्तरीय प्रावधान किया गया था कि सबसे निचले स्तर पे होगी ग्राम पंचायत, उसके बाद होगी माध्यमिक स्तर पर ब्लॉक लेवल की समिति, और जिला लेवल पे होगी जिला समिति या जिला परिषद आप कह सकते। तो सभी राज्यों के लिए जरूरी है कि इन 3 स्तरों पर पंचायतों का गठन करना, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद। परंतु यहाँ पे लिखा है कि जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है, वहां पर उस राज्य को ये छूट होगी कि
वो माध्यमिक स्तर की जो व्यवस्था है उसको खत्म कर सकता है, उसको नहीं भी लागू कर सकता है। तो माध्यमिक स्तर की कौन सी है? पंचायत समिति, 20 लाख से कम जिसकी जनसंख्या है। गांव, माध्यमिक और जिला स्तर पर पंचायतों के सभी सदस्य लोगों द्वारा सीधे चुने जाएंगे। सीधे चुने जाने का मतलब क्या है? आप अपने वार्ड मेंबर को वोट देते हैं, वो आपसे वोट मांगने आएगा, आप उसको वोट दे रहे हैं। क्या है? सीधे रूप से, प्रत्यक्ष रूप से। आप अपने प्रधान को प्रत्यक्ष रूप से वोट दे रहे हो, बीडीसी को प्रत्यक्ष रूप से वोट, इसको क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष चुनाव। तो जितने भी जो सदस्य हैं, चाहे वार्ड मेंबर है, चाहे प्रधान है, उप प्रधान है, बीडीसी है, जिला परिषद है, इन सभी को आप प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करते, जितने भी सदस्य हैं। और पंचायत का प्रधान जो होता है उसको हम प्रत्यक्ष रूप से ही चुनते हैं, परंतु जो जिला समिति का प्रधान होता है, चेयरमैन जिसको हम बोलते हैं, और जिला परिषद का जो चेयरमैन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। कैसे? माध्यमिक स्तर पर मैंने बोला पंचायत समिति है, पंचायत समिति में किसी एक ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले जितने भी बीडीसी होते हैं वो आते हैं। वो बीडीसी वहां पर इकट्ठे होते हैं। मान लीजिए फतेहपुर के अंदर 15 बीडीसी चुन लिए गए। अब वो 15 बीडीसी फतेहपुर के अंदर जाएंगे और वो बोलेंगे हम में से कोई चेयरमैन बनेगा, तो सभी अपनी वोटिंग करेंगे और वो तय करेंगे कि चेयरमैन कौन होगा। हम लोग तय नहीं करते, हम सिर्फ बीडीसी को भेज रहे हैं। तो प्रत्यक्ष रूप से हमने केवल बीडीसी को चुना। अब बीडीसी वहां पे पहुंच गया और उसने अपने चेयरमैन को चुना, यानी कि हमने बीडीसी को चुना और बीडीसी ने चेयरमैन को चुना। तो हमने चेयरमैन को प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना, हमने उसको अप्रत्यक्ष रूप से चुना, इनडायरेक्टली चुना, क्योंकि हमारे माध्यम से कौन चुन रहा है? वो जो बीडीसी गए हैं। लाइक वाइज यहाँ पर जो जिला परिषद के चेयरमैन होता है वह उन जिला परिषद के द्वारा ही चुना जाता है जो किसी जिले के अंतर्गत आता है। मान लीजिए कि फतेहपुर से कोई जिला परिषद जीत जाता है चुनाव, तो वो फिर कांगड़ा में पहुंचेंगे और कांगड़ा के जितने भी जो जिला परिषद होंगे वो वोटिंग करेंगे, फिर अपने में से किसी को चेयरमैन बनाएंगे। तो इसमें एक चीज ये कही गई है कि पंचायत लेवल का जो अध्यक्ष होता है, जिसको हम प्रधान कहते हैं, ग्राम प्रधान, वो तो हम प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं, परंतु जो जिला समिति के चेयरमैन होते हैं और जिला परिषद के चेयरमैन होते हैं उसको हम अप्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं। हालांकि जो जिला परिषद होते हैं उसको प्रत्यक्ष रूप से और जिला समिति के बीडीसीज को हम प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं, पर उनका जो चेयरमैन होता है उसको अप्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं। सीटों का आरक्षण। यह अधिनियम प्रत्येक पंचायत में सभी 3 स्तरों पर अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। अच्छा, इसमें जो कंपल्शन करी गई कि सभी राज्यों के द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। अनुसूचित जाति और जनजाति को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलेगा, परंतु जो महिलाएं हैं उनके लिए 33% आरक्षण का प्रावधान हर राज्य में किया गया है। हालांकि ये राज्यों की इच्छा के ऊपर निर्भर है कि वो ये महिलाओं के आरक्षण को बढ़ा भी सकते हैं। एंड इसी के साथ जो ओबीसीज हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग हैं, उनके लिए संविधान में कोई भी जिक्र, इस संशोधन में कोई भी जिक्र नहीं किया गया था। इस संशोधन में यह कहा गया है कि ये राज्यों की इच्छा के ऊपर निर्भर है कि वह अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान कर सकते हैं। पंचायतों का कार्यकाल। सभी 3 स्तरों पर पंचायतों का जो कार्यकाल है वह 5 वर्ष निर्धारित किया गया है, परंतु इससे पहले भी उसको विघटित किया जा सकता है। और यदि किसी पंचायत को विघटित किया जाता है, विघटित करने का मतलब क्या है कि मान लीजिए किसी ग्राम पंचायत के किसी वार्ड मेंबर ने या किसी प्रधान ने या किसी बीडीसी ने या जिला परिषद ने रिजाइन कर दिया किसी कारण से कि मैं रिजाइन करता हूँ, या ड्यू टू हिज डेथ, उसकी मृत्यु के कारण वो ऑफिस खाली हो जाता है, या किसी और कारण से वो खाली हो जाता है, तो 6 महीने के अंदर चुनाव दोबारा करवाए जाते हैं, जिसको बाई इलेक्शन बोलते हैं, उपचुनाव जिसको हम बोलते हैं। और मान लीजिए कि जो प्रधान जिसने रिजाइन किया है उसने 2 साल तक एज ए प्रधान काम किया, परंतु आगे 3 साल बच गए हैं, तो अब ये चुनाव हो गए, अगले जो स्पैन होगा केवल व्यक्ति उसी तक रहेगा, यानी कि अगला जो प्रधान आएगा, मेंबर आएगा बाई इलेक्शन के थ्रू, वह उतने ही कार्यकाल तक रहेगा, यानी कि 3 साल बचे हैं तो वो 3 साल तक ही प्रधान रह सकता है। फिर जब चुनाव होंगे तो वो फिर से चुनाव लड़ सकते। तो कुल मिला के 5 साल का टाइम निर्धारित किया गया है। एंड इसके बीच में जितने भी प्रधान, उप प्रधान, वार्ड मेंबर्स किसी कारण से हट जाते हैं तो 6 महीने के अंदर चुनाव करवा लिए जाते हैं, और जो भी नए सदस्य आते हैं वह केवल उसी समय तक अपने ऑफिस पर रह सकते हैं जब तक नए पंचायतों के चुनाव नहीं आ जाते। मान लीजिए कि किसी सदस्य के द्वारा रिजाइन किया गया है या ड्यू टू हिज डेथ वो ऑफिस खाली हो जाता है, और उसकी जो डेथ हुई है या उसने रिजाइन किया है वो तब किया है जब अगली पंचायतों को जो चुनाव होंगे उसको केवल 3 महीने बचे हैं, 4 महीने बचे हैं या 6 महीने से कम समय बचा है, तो उस केस में दोबारा से चुनाव नहीं करवाए जाएंगे।
उस केस में जब नए चुनाव होंगे तभी करवाए। यहाँ पे लिखा यह भी है कि एक भंग पंचायत के स्थान पर गठित पंचायत जो भंग पंचायत की शेष अवधि के लिए गठित की गई है वह भंग पंचायत की शेष अवधि तक ही कार्यरत रहेगी, जो मैं बता रहा हूँ। दूसरे शब्दों में एक पंचायत जो समय पूर्व भंग होने पर पुनर्गठित हुई है वह पूरे 5 वर्ष की निर्धारित अवधि तक कार्यरत नहीं होती, बल्कि केवल बचे हुए समय के लिए ही कार्यरत होती है। पंचायतों का चुनाव लड़ने के लिए आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, इसको कंफ्यूज मत करिए। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए 25 साल है, राज्यसभा का 30 साल है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए उपराष्ट्रपति का 35 साल।